फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 29 जनवरी 2021 और आज द हिंदू में जो भी आर्टिकल आए होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो फ्रेंड्स ये पहला आर्टिकल है, ये है ग्लोबल एंटी ट्रस्ट एंड द चैलेंज ऑफ बिग टेक। तो अभी जो फेसबुक और जो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो अपने नॉन प्रोटेक्शनल डेटा जो है और जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर करती हैं, उसको लेकर के जो भी करंट में मुद्दा चल रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और दूसरा आर्टिकल जो है ये है आपका फॉर वन एंड ऑल, मतलब एक और सबके लिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ, इसमें क्या हुआ है कि अभी दाओस में इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है, 51वीं समिट हुई है, जहाँ पे इसकी थीम रखी गई है द ग्रेट रीसेट। तो दाओस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे जो 51वीं मीटिंग हुई है, तो इससे पहले 2017 में जब जिनपिंग गए थे, तो इन्होंने बोला था कि मतलब हमें दुनिया को एक तरह सामान लेके चलना है, हिटलर तानाशाही नहीं करनी है, सब कुछ बराबर देखना है, जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनका ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें जो बोली जाती हैं वहाँ पे, एक ही भाषण वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में ये ऐसा करते हैं? जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए और चाइना, इनके बीच में 4 साल ट्रेड वार चला। और जो वहाँ ट्रम्प थे, ट्रम्प ने भी वहाँ पे जाके एक ही बात बोलते थे कि हमें दुनिया को साथ लेके चलना है, शांति का माहौल रखना है, जलवायु परिवर्तन पे फोकस करना है, पर्यावरण को संतुलित रखना है। तो ये सब चीज़ें बस बोलने की है कि यहाँ पे जो ऐसी हरकतें जो करते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस जब आया था, जब कोविड-19 का पता लगा दुनिया में, जब लोग मरने लगे, तो ये ब्लेम गेम खेल रहे थे एक दूसरे पे। वो चाइनीज़ वायरस बोल रहे थे, वो अमेरिका को धमकी दे रहे थे। इस तरह की हरकतें, इसमें वार जैसी भी जो सिचुएशन थी क्रिएट कर दी थी इन्होंने। तो ये सब मतलब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो इनकी हरकतें ऐसी होती हैं और भाषण ये जाके ऐसा देते हैं। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है कि मतलब एक के लिए नहीं, सबके लिए सब बराबर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाओस स्पीच में इन्होंने ब्रॉडली रिस्पेक्टिव ऑर्डिनेंस एंड क्राइसिस इन कैपिटलिज्म, ये सब बातें की हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं करते। अभी देखिए 23 जनवरी को इन्होंने 8 बॉम्बर्स और 4 फाइटर चाइना ने तैनात कर दिए ताइवान के ऊपर। तो चाइना देख लीजिए, जब कोविड-19 बीमारी चल रही थी, तो उस समय इंडिया के साथ तो इसका लगातार बॉर्डर इशू रहता है। ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, हर देश, जितने पड़ोसी देश हैं, सबके साथ इसका बॉर्डर इशू रहता है, बस पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को छोड़। तो ये बड़े देश हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे बस इस आर्टिकल में यही था। उसके बाद ये मेन आर्टिकल जो था, ये बताया है ग्लोबल एंटी ट्रस्ट। तो हम इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे देखते हैं। तो ये देखिए, गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी तकनीक कंपनियों द्वारा मोनोपोली शक्ति की तरफ रुख करने की समस्या पैदा हो रही है, जो कि यूरोपीय संघ और अमेरिका ऐसे कई जगहों में व्याप्त है। तो देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, गूगल और फेसबुक है, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। ये जितनी इनकी टोटल इनकी जो इनकम है, जो भी इनकी संपूर्ण जो आय है, अगर उससे उतने में तो कितने देशों की आय मिला के होगी, जितनी इनकी नेटवर्थ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो गूगल और फेसबुक है, इन्होंने मोनोपोली क्रिएट करनी शुरू कर दी। पहले मैं आपको वर्ड समझाता हूँ, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक बाजार में एक ही प्रतिद्वंदी का होना। तो गूगल फेसबुक कैसे कर रहे हैं? तो फेसबुक ने क्या किया, जब देखा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे जो ट्विटर जैसे जब हैंडल्स आना ये सब शुरू हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि इनको जब देखा कि हाँ, ये मार्केट में आके हमें कम्पीट कर सकते हैं, हमें चुनौती दे सकते हैं, तो इन्होंने इसको खरीद लिया। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को मोनोपोली बनाना शुरू कर दिया है कि जिससे हम एक मार्केट में बस हम ही रहें, हम ही अपने मन से चाहे जो मन सो करते रहें। और इनकी पकड़ अब दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। कई लोग इसकी तुलना में अमेरिका में दूरसंचार उद्योग में पूर्व में की गई 1982 में अविश्वास जांच से करते हैं। तो इससे पहले 1982 में भी इसमें जांच की गई थी कि मतलब किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले जब ये इंटरनेट आया था, तो इंटरनेट पहले बस यूएस की जो डिफेंस जो एजेंसी थी, उसके यूज़ के लिए आया था, सबके यूज़ के लिए नहीं आया था। बाद में इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया, जिसके बाद ये सबके लिए अवेलेबल हो गया। ये क्षेत्र अब हित पे दिन पे दिन गैर प्रतिद्वंदी बनता जा रहा है। सीमित नेटवर्क क्षमता की वजह से यह दूसरे के लिए घटता जा रहा है।
मतलब ये जो क्षेत्र है ये क्या है, मोनोपोली बन रहा है। तो दिन पे दिन इस पे क्या है, दिन पे दिन यूज़र्स बढ़े, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं। फेसबुक तो इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो फेसबुक भी यूज़ करेंगे, गूगल व्हाट्सएप भी यूज़ करेंगे। ये देखिए इन्होंने किस तरह से सिस्टम बनाया है कि अगर आप एक मान लो फ़ोन लेते हो, तो आपने फ़ोन लिया तो किसी सर्विस प्रोवाइडर का आपने सिम लिया वहाँ पे, फिर इसके बाद आपने इंस्टॉल किया फ़ोन को सब सेट किया पूरा अच्छे से। फिर आप क्या करते हो, फेसबुक इंस्टॉल करते हो, फेसबुक के बाद आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, गूगल पे सर्च करते हो। सब क्या है, ये सब एक ही फेसबुक का, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर सब एक ही कंपनी के तो हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से मोनोपोली जो वर्ड है ये इनके लिए सही है। टेलीकॉम सेवाएं नियामकों के अधिकार क्षेत्र में हैं और इनके पास लाइसेंस व दूरसंचार ऑपरेटरों को नियमों में रखने की शक्ति है, जबकि इंटरनेट फर्म जो हैं वैश्विक स्तर पर कार्य करती हैं। इसलिए विभिन्न देशों के नियामकों द्वारा और दायित्व और पूर्ति के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करना अक्सर मुश्किल होता है। देखिए टेलीकॉम सेक्टर जो है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आपको पता है, जैसे कोई जियो का सिम इंडिया में लेता है तो इनको रेगुलेट करने के लिए ट्राई है। ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। लेकिन क्या इंटरनेट जो है, इंटरनेट फर्म मान लीजिए गूगल को आप लीजिए सर्च इंजन, तो आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी है? इसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए? लेकिन इसको रेगुलेट करने के लिए आपने इंडिया में देखो कोई भी अथॉरिटी, कुछ भी कहीं देश में ऐसा नहीं है कि आप सर्च करते हो उसको आपको पैसा भी नहीं देना है। जबकि आप किसी सिम का मान लो आपने जियो लिया, जियो का डाटा लेना है तो क्या करते हो, आप पैसा देते हो। जब पैसा देते हो आपको लगता है हाँ अगर कोई गलती हो तो आप तुरंत फ़ोन करते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, गूगल आप कुछ भी सर्च करते हो तो उसका आपको पैसा देना नहीं पड़ता। कुछ भी आप मैप यूज़ करते हो, गूगल के टूल्स जितने भी यूज़ करते हो, आपको पैसा नहीं देना पड़ता। तो आपका कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो आपको दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई सिम प्रोवाइडर है टेलीकॉम सेक्टर का, तो उससे अगर आप सिम लेते हो, पैसा लेते हो 400-600 रुपये 3 महीने के, तो आपको लगता है कोई गलती उनसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत कहाँ फ़ोन करते हो, कॉल सेंटर में। इसलिए विभिन्न देशों के देखिए इनका जो मल्टीनेशनल कंपनी है, इनका जो ऑफिस है वो दुनिया के हर देश में है लगभग। कहीं चाइना में बड़ा ऑफिस है, अमेरिका में है, यूरोप में ऑफिस है इनके। तो यहाँ पे क्या है, इनके बड़े बड़े ऑफिस हैं। अगर कोई एक दो देश इन्हें बैन भी करता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे चाइना ने क्या किया, इनको बैन करने के लिए पहले खुद को डेवलप किया। उन्होंने खुद का सर्च इंजन बना लिया कि अगर भविष्य में कोई समस्या पैदा करते हैं तो उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। लेकिन क्या चाइना जैसे सब देश कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे, इतना आसान भी नहीं है। इंटरनेट फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कोई चार्ज नहीं होता, जैसे सर्च, सामाजिक जुड़ाव इत्यादि। मतलब कोई सर्च करते हैं आप, सोशल जो अकाउंट्स हैं फेसबुक, उस पर आप जुड़े तो इसका कोई पैसा तो नहीं लेता। तो आपको ईजी है, क्योंकि आदमी हर चीज़ फ्री में ही चाहता है। लेकिन उसे नहीं पता जो फ्री में ले रहा है वो उसके लिए अच्छा है या बुरा है। जबकि टेलीकॉम कंपनियां चार्ज लेती हैं सब्सक्रिप्शन, जो अच्छी सेवाएं न देने पर छोड़ के जाने योग्य है। देखिए जो टेलीकॉम कंपनियां, अगर मान लो आप जियो का सिम लेते हो, अगर वो आपको नेट अच्छा नहीं दे रहे, आपने सिम को पोर्ट करा लिया एयरटेल में, लेकिन आप जो है वहाँ पे आप बाध्यकारी हो, हाँ ठीक है पैसा लग रहा है छोड़ के चले गए, नहीं मुझे यूज करना है। अब मान लो गूगल आप यूज़ कर रहे हो इंडिया में, कुछ सर्च किया, लेट सर्च हो जा रहा है, चलो कोई नहीं फिर सर्च कर लेते हैं। और इस पर कोई आपको वो नहीं है कि मतलब पैसा देना है सर्च करने का, कुछ भी यूज़ करने का पैसा नहीं देना है। इंटरनेट पहले यूएस के रक्षा मंत्रालय के लिए था बस, बाद में इसे व्यवसायीकरण ने नया अवतार ग्रहण किया जिसमें व्यापार के लिए व्यक्तिगत डेटा का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी समस्या डेटा का है। मतलब जो इन्होंने डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया, जैसे गूगल के आपने मैप यूज़ किया, आप जा रहे हो मान लो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो, तो आप मैप से जा रहे हो तो उसको पता है गूगल को कि आप दिल्ली जा रहे हो। तो वो आपको मतलब उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्होंने डिज़ाइन किया है कोडिंग को, उसमें वो तुरंत वहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट दिल्ली के सब दिखाने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, अब ये उससे पैसा लेंगे। मतलब जो नई पॉलिसी व्हाट्सएप क्या थी कि जो बिजनेस टूल्स की तरह से यूज़ करें उससे ये पैसा लेंगे। मतलब हम यूज़ करें, हमसे जो कमा रहे हैं उससे आप खुश नहीं हो, आप उनसे पैसा लोगे। तो इस तरह की इनकी जो मतलब ये इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो ये इसी तरह से टूल यूज़ करते हैं। आप जैसे आपने जैसे फेसबुक गूगल पे सर्च किया मुझे कपड़े लेने हैं, मान लो आप ली की जीन्स लेना चाहते हो या कोई भी ब्रांड आप सोच लो आप लेना चाहते हो, आपने सर्च किया, कभी ट्राई करना गूगल पे सर्च किया,
फिर सर्च करके बैक आ गए, फिर थोड़ी देर बाद फेसबुक ऑन करिए। फेसबुक ऑन करेंगे तो आपके वही जो आपने सर्च किया ली के, उसी ली ब्रांड के जीन्स आपको उसमें फेसबुक में ऐड के रूप में दिखाए जाएंगे। तो इनकी मतलब कोडिंग आप समझो क्या इनका बिजनेस आइडिया है, इस तरह से चलते हैं। जो गैर प्रतिबंधित वस्तुएं होती हैं उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं और इसी तरीके से डेटा का प्रयोग किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी समस्या है। मतलब देखिए, जैसे गैर प्रतिबंधित वस्तुएं, जैसे क्या है आपका, मान लो सरकार ने एक अस्पताल बनाया, सरकारी अस्पताल है, तो वहाँ पार्क बनाया, पार्क में सरकार ने एक घूमने के लिए, कुछ खेलने के लिए मान लो फुटबॉल दे दिया, तो सबकी चीज़ें जो भी चाहे फुटबॉल खेले। इसी तरह से डेटा हो चुका है आज। डेटा क्या है, गैर प्रतिबंधित हो गया। मतलब डेटा उठाते हैं कंपनी, जैसे आप कहीं अमेजोन से कुछ बाई करते हो तो वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मान लो आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर उठा लिया, रजिस्टर कर लिया, फिर वो आपको कंपनियों को डेटा वो बेच देती हैं, फिर वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे यूज़ करती हैं। तो ये क्या है, ये भी सार्वजनिक हो चुका है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए नियम बनाने चाहिए। जिस तरह से सरकार सार्वजनिक सेवाओं के लिए करदाताओं से पैसे लेती है, उसी तरीके से इंटरनेट पर अपने कंटेंट को डालने के लिए प्राइवेट फर्म को इंटरनेट फर्म से पैसा लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मान लो सरकार, जो यहाँ बोला गया है कि जैसे सरकार आपको सुविधा देती है, तो क्या आपको टैक्स के रूप में आपसे देती भी तो है, तभी तो आपको सुविधाएं देती हैं। उसी तरीके से जो इंटरनेट फर्म्स हैं, गूगल क्या करता है आजकल, जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आप सर्च किया, तो वो मान लो न्यूज़ को आई, जी न्यूज़ ने कवर किया दौड़ धूप के कि यहाँ पे ये हो गया, मान लो किसान विरोधी दंगे चल रहे, जो भी चल रहा है दिल्ली में, तो उसकी न्यूज़ कवर की किसने, न्यूज़ वाले ने, जी न्यूज़ के रिपोर्टर ने। ये क्या करते हैं, वही कंटेंट कॉपी करके गूगल पे डाल देते हैं। तो क्या मतलब मेहनत उस बंदे ने की, आप मोनेटाइज खुद को कर रहे हो, जो ऐड लगानी, आप इंफॉर्मेशन बेच रहे हो, तो वो जो जिस बंदे ने वहाँ जाके मेहनत करी, क्या उसको पैसा लेने का अधिकार नहीं है? मेहनत तो उस बंदे ने करी है। तो इस तरह से बात ये होती है कि मतलब जिसने खुद का कंटेंट बनाया, उसके कंटेंट को आप छाप के आप अपने आप को मोनेटाइज कर रहे हो, लेकिन उसे क्या उसका एक पैसा मिल रहा है? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इन इंटरनेट फर्म के ताकतवर नेटवर्क के चलते ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि ये बाजार में एक छत राज्य कर रहे हैं। हमारी निर्भरता इस बात पर बहुत बढ़ गई है कि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे गूगल मैप, जो कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों का प्रयोग किया जाता है, फेसबुक सभी उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब तो ये कोविड-19 के टीके के वितरण संबंधी जानकारी। देखिए, फेसबुक आज बहुत बड़ा, मतलब बोला जाता है ना कि ये एक छत्र राज्य कर रहा है कि अभी तक इन्होंने कोविड-19 के जो केसेस आ रहे थे उसके बारे में जानकारी दी, किस देश में कितने केस हैं। मतलब इनकी पहुंच यहाँ तक है कि किस देश में कितने केस हैं, ये भी तक ये बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि कितने टीकाकरण हुए हैं अभी तक। मतलब इतनी डिटेल इनके पास कहाँ से आई? डेटा निकालना है तभी तो। जैसे मान लो हमारे यहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने डेटा डाल रखा है। अब ये क्या है, उन्हीं उन्हीं के जाकर उस पर अकाउंट बना रहे हैं। मान लो कोई भी अकाउंट बनाया, उस पर डाला, तो कहाँ डेटा सब उन्हीं के पास है, तो वहाँ से अपना निकाले, हाँ ये वो जानकारी देने लगे। तो ये क्या है, ये कठपुतली वाला काम होता जा रहा है। ये क्या है, मतलब जैसे चाहेंगे, बाद में अगर हम रूल रेगुलेशन इनके लिए कुछ नहीं बनाते तो जैसे चाहेंगे वैसे ये निचोड़ लेंगे पकड़ के। अब मान लीजिए इलेक्शन, मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए इलेक्शन कराना है, किसी एमपी ने इनको पैसे दे दिए कि इस क्षेत्र में किसी पार्टी ने इनको पैसे दे दिए कि हमें बताओ हमारी पहुँच कहाँ कहाँ है। तो अब देखिए, लोग फेसबुक पे आप बीजेपी लाइक करते हो, कांग्रेस लाइक करते हो, आप लाइक करते हो, समाजवादी पार्टी लाइक करते हो, तो वो क्या करते हैं, एक सेल जोन बनाते हैं। हाँ, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितने लोगों ने बीजेपी को लाइक किया। मान लो 2 लाख लोगों ने बीजेपी को लाइक किया, मान लो 1.5 लाख लोगों ने कांग्रेस को लाइक किया। तो ये क्या है, वो डेटा उठा के पार्टीज को दे देते हैं कि हाँ यहाँ पे 2 लाख लोग इनको लाइक कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से SC ST OBC वो सब निकाल लेते हैं ये। तो ये क्या पार्टी को देते हैं, पार्टी समझ जाती है यहाँ पे हमारी पहुँच मजबूत है, यहाँ पे कमजोर है, तो उस हिसाब से काम करती है। तो इलेक्शन में भी बहुत बड़ा इंटरफेयर करते हैं ये। तो इस तरह से इन्हें रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अब नीति निर्माताओं को यह लेकर चलना होगा कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। ये इतना विशाल है कि इन्हें प्रतिबंधित करना मुश्किल है। मतलब देखिए, अब नीति निर्माता जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि इनको कैसे रेगुलेट किया जाए। क्योंकि अब तो हमारी डिपेंडेंसी, जैसे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते जाते हो ना, तो आप उससे मतलब दलदल में धंसते जाते हो, वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो अब इनकी मोनोपोली पावर को कम करना होगा। अगर भी अलग विकल्प सिग्नल और टेलीग्राम होने के बाद भी लोगों ने व्हाट्सएप प्रयोग करना बंद नहीं किया।
देखिए अभी बहुत से लोगों ने, आपने सिग्नल टेलीग्राम का बहुत मुद्दा चला कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सिग्नल पे जाएंगे। लेकिन आप एक्चुअल में देखो कितने लोगों ने सिग्नल यूज़ किया, डाउनलोड किया, डाउनलोड करके छोड़ दिया, नहीं यूज़ किया। डिपेंडेंसी, मतलब लोगों को लगता है अरे यार अगर सिग्नल पे चले जाएंगे तो फिर वो तो व्हाट्सएप पे है, तो मैं उससे कैसे बात करूँगा। तो इस तरह से लोगों की मतलब डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि अब मुश्किल हो चुका है चीज़ों को छोड़ना। तो उसका क्या संभावित हल जो है, क्या सरकार को इन फर्म को गैर व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शेयर करना अनिवार्य कर देना चाहिए। देखिए अभी एक इन्फोसिस के जो सीईओ थे क्रिस गोपाल कृष्णन, तो इन्होंने एक समिति इनके द्वारा बनाई गई जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। तो इन्होंने ये बताया कि अगर छोटी फर्म हमारी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो फेसबुक गूगल है, ये बड़ी कंपनियों को डेटा बेचते थे, तो इन्होंने ये बोला है अपनी इनकी समिति में जो सुझाव दिए गए थे कि जो ये डेटा है, क्या ये हमारे देश की जो कंपनियां हैं जो नॉन पर्सनल डेटा ये बेचते हैं, तो क्या हमारी जो कंपनियां उनको ये डेटा दिया जाना चाहिए जिससे इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, छोटी फर्म जो है। मैं आपको नॉन पर्सनल डेटा पहले बता देता हूँ। जैसे आपका मान लो नाम, पता, घर और का सब पता है, आपका नाम निकाल दिया जाए, आपका जो पता है वो निकाल दिया जाए, तो जो आपकी उम्र बचेगी, जो आपका लिंग बचेगा, आप मेल हो कि फीमेल हो, जो सेक्स बचेगा आपका मेल फीमेल का, और जो आपकी उम्र बचेगी, आपको क्या पसंद है, ये क्या होता है, ये गैर व्यक्तिगत डेटा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये डेटा उठा के, मान लो गूगल ने ये डेटा उठाया अमेजोन को दे दिया, तो अमेजोन को पता चलेगा कि इस बंदे को ये पसंद है, तो वो क्या करता है, उस तरह के एड्स आपको दिखाएगा। तो क्या ये हमारी जो कंपनियां, जो छोटे छोटे उद्योग खुले हैं, तो क्या ये डेटा इस समिति ने यही बोला, किस गोपाल कृष्ण समिति ने, कि ये डेटा हमारी जो छोटी फर्म है उनको भी ये डेटा इन गूगल फेसबुक द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा गूगल और फेसबुक को समाचार संगठनों की सामग्री प्रयोग करने इसे एक अनुदान देना अनिवार्य कर दिया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस संबंध में एक कड़ा कदम उठा लिया है। उसने गूगल फेसबुक को बोला है कि अगर आप हमारे जो समाचार संगठन हैं, जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनकी न्यूज़ का प्रयोग करते हो अपने कहीं भी, तो उसका आपको उन्हें एक फेयर प्राइस देना होगा। ये बहुत अच्छी बात है। उपभोक्ता और छोटे फर्मों के हितों को बिना प्रभावित किए प्रावधान अपनाए जा सकते हैं, सही बात है। दूसरा रास्ता है इंटरनेट फर्म को नियंत्रित करने का, जनता की आवाज़। देखिए जनता की आवाज़, अभी व्हाट्सएप पे जिस तरह से जनता ने मतलब जनता को लेकर एग्रेशन था, उसी से व्हाट्सएप ने जो 18 फरवरी जो डेट रखी थी फरवरी में, उसको उठा के मई में कर दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब 2015 में, देखिए मैं आपको 2015 में क्या हुआ था बताता हूँ। 2015 में जो टेलीकॉम कंपनियाँ थी, तो उसमें जियो था नहीं, तो ये क्या करती थी, डेटा बेचती थी 300-400 का। ये डेटा बेचती थी, आदमी जो था, मान लीजिए मैंने एक महीने का पैक 500 का कराया, 1 GB का, तो ये क्या होता था, मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो डेटा ख़त्म, मतलब पता नहीं चला कि कितना यूज़ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1 महीने मुझे पता भी नहीं चला, इन्होंने वार्न भी नहीं किया कि आपका डेटा ख़त्म होना, कुछ भी नहीं किया। 1 महीने बाद मैं 31 दिन बाद फिर बैठता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे पता लगा कि अरे ये तो पैसे कटते थे ना, मतलब पर केबी के पैसे कटने लगे, मेरा डेटा, इन्होंने वार्न ही नहीं किया। इसी को लेकर के जनता के बीच में एग्रेशन आ गया, उग्र हो गई जनता कि ये रिचार्ज करें, इन्होंने वार्न तो करना चाहिए कम से कम, जो ऑपरेटर थे, कि आपका 10%, 20% डेटा यूज़ हुआ, 50%। तो इसके बाद 2 ही 4 दिन में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लाखों करोड़ों मेल भेजे गए, जिसके बाद उसने गाइडलाइन जारी कर दी टेलीकॉम कंपनियों को कि आपको डेटा यूज़ के बारे में ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। उसके बाद से ही मैसेज आने लगे, आपका 50% डेटा यूज़ हो गया, आपने 10 MB डेटा यूज़ किया है, आपने इस डेट तक आपका डेटा ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये कंपनियां इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दें। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि इस तरह से जनता को एग्रेशन दिखाने से भी ये काम बन सकता है। हाल ही में व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट फर्म फेसबुक के बीच जो व्यक्तिगत डेटा संबंधी प्रावधान, उसमें सरकार और जनता का देश से कदम उठाना चिंताजनक है, मतलब देर से कदम उठाना। तो देखिए जो व्हाट्सएप और जो इनकी पेरेंट फर्म थी, जो बोले कि हम कोई बिजनेस टूल के लिए अगर यूज़ करता है व्हाट्सएप को, तो हम इसकी जो बिजनेस संबंधी जो जानकारी है, जो पर्सनल डेटा है, वो हम फेसबुक को शेयर करेंगे। तो इस पर जो सरकार देरी कर रही है और जनता जो देर से सो के जगी, तो ये भी बहुत चिंताजनक है। जब तक सरकार व नियामक से समझौता नहीं कर लेते, क्या तब तक वो इंटरनेट फर्म को नैतिक आदर्शों का पालन अपने व्यवसाय में नहीं करना चाहिए।
मतलब देखिए, इनको खुद ये कंपनी को सोचना चाहिए कि हम मतलब मान लो सरकार मजबूर है, वो जान रही है कि अगर हम इनको बाहर निकाल, हमारे पास सर्च इंजन है नहीं, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, ये इतने डेवलप्ड हो चुके हैं तो ये अलग लेवल के हम बनाएंगे तो उस लेवल का नहीं रहेगा। तो क्या इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नैतिक आदर्श है, हमारे नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें इस तरह से ये अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। इस राइटर ये बोल रहे हैं कि जैसे एनरॉन स्कैंडल और 2008 की आर्थिक मंदी आई थी, उससे सीखना चाहिए कि जिस तरह से 2008 की आर्थिक मंदी में जो मोनोपोली उससे पहले क्रिएट हुई थी, अगर ऐसे क्रिएट हो सकती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, मान लो फेसबुक ने मोनोपोली क्रिएट कर दी, अब वो जिस तरह से चाहे, अगर इनका फेसबुक फेल हो गया, गूगल फेल हो गया, तो आप सोचोगे गूगल काम करना बंद कर दे इंडिया में एक बैग, तो सोचो कितना बड़ा नुकसान होगा। कोई भी काम आप कर पाओगे? आपके पास अगर कैश नहीं है तो आप कैश भी नहीं निकाल सकते अगर इंटरनेट फेल हुआ तो। मतलब सोच लो आप, अगर एक बार सोचो इंटरनेट फेल हुआ, मान लो आप इंटरनेट फेल हुआ तो आप क्या करोगे? आपके पास कैश नहीं है। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे बहुत ख़तरनाक होती है। जैसे 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी, उसमें क्या हुआ था कि एक वहाँ पे .com बबल करके एक कंपनी थी जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, मतलब इंटरनेट से संबंधित थी। तो इसमें इसका जो शेयर था, पहले लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर इसका शेयर एक बैग गिरने लगा, तो लोगों ने उससे क्या किया, पैसा निकालना शुरू कर दिया। जब शेयर गिरने लगा प्राइस, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। उस समय बैंक का भी इंटरेस्ट बहुत कम चल रहा था शेयर गिरने की वजह से, तो 1% का शायद इंटरेस्ट था उसमें बैंक का, वहाँ अमेरिका में। तो लोगों ने सोचा कि अब ये पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टर्स ने, कि जिससे हमें फ़ायदा हो। तो उन्हें रियल इस्टेट दिखा, तो उन्होंने रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक जो मीडिएटर बैंक था, उसने क्या किया कि रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ये क्या करते थे कि मतलब बैंक से लोन लेते थे इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर वो पैसे के सीओडी बना के, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, उससे AAA की रेटिंग जो बहुत अच्छी मानी जाती थी, जैसे मूडी है ना रेटिंग एजेंसी, आपने नाम सुना होगा, तो उससे संबंधित रेटिंग एजेंसी थी जो इससे बहुत अच्छी रेटिंग देती थी। तो क्या करते थे लोग, वो पैसा लेकर के वो घर खरीदना शुरू कर दिया लोगों ने। तो फिर इसके बाद बैंक को भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, इन्वेस्टमेंट बैंक खूब बेचते थे अपना। तो फिर इसके बाद ऐसे भी लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, हाउसिंग लोन, जो उसके मतलब जिन्होंने, क्या होता है इंडिया में, अब आप हाउसिंग लोन लेते हो तो वहाँ पे क्या, आपको कुछ पैसा दिखाना, हमारी इनकम है, हम इस लोन को लेने कैपेबल हैं, हमारी इनकम 1 लाख 2 लाख महीने है, तो हम आपको 50-60 का लोन मिलता है, ऐसे मिलता है। वहाँ पे क्या किया, बैंक ने बिना रिस्क की गारंटी दिए लोन बांटना शुरू कर दिया। तो जब ये लोन बांटने लगे, लगातार लोन बढ़ता रहा, इन्वेस्टमेंट बैंक अपना ये भी प्रॉफिट कमाते रहे, तो लोगों ने घर खरीदना शुरू कर दिया। उसमें से 50% लोगों ने बिना सिक्योर, मतलब वो सिक्योर नहीं थे, उनके एक पैसा नहीं था, पूरा बैंक से पैसा लेकर के लोन घर खरीदने लगे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो एडजस्टमेंट रेट होता है, तो इस लोन में क्या होता है, अगर बैंक आपको हाउसिंग लोन देता है तो पहले साल इंटरेस्ट 1% होता है, दूसरे साल 2%, 3%, हर साल फिर बढ़ना लगता है तो बहुत तेज़ बढ़ता है। तो लोगों ने 1% लोन, 1% पे ले लिया पैसा हाउसिंग लोन के लिए। फिर इसके बाद लोगों ने, मान लो किसी व्यक्ति ने वहाँ पे 50 लाख का घर खरीदा, अब वो पैसा जो है, जब एडजस्टमेंट रेट पे लिया था, तो वो पैसा पहले साल 1% बढ़ा, दूसरे साल 3%, 5%, जब बढ़ने लगा तो घर क्या हो गया, वो लोन इंटरेस्ट के साथ वो 80 लाख का हो गया, जब 2008 के करीब आने वाला था। तो जब वो 80 लाख का हो गया और उसके पास पैसा था नहीं कि वो क्या करे, वो घर को मतलब जो लोन भर पाए। अब वो 80 लाख का लिया, 80 लाख का, 50 लाख का घर 80 लाख का हो गया। अब जब वो बैंक पैसा नहीं वसूल पा रहा था, अब वो घर इतने सारे वहाँ पे फैल गए, मतलब बहुत लोगों ने घर खरीद लिया रियल इस्टेट में। अब जब डिमांड, सप्लाई ज़्यादा हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम तो उसका रेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो 80 लाख के घर का रेट 35 लाख 30 लाख हो गया। अब बैंक जब उसको बेचता था उसे 30 लाख 35 लाख मिलता था, मतलब उसने 4-5 साल पहले 50 लाख लोन दिया, अब वो 80 लाख हो गया, लेकिन वो कितने में बेचा, 35 लाख में बैंक बेच के, उसे बस घर बेच के 35 लाख मिला, तो 50 लाख घाटा हुआ। ऐसे एक घर में घाटा हुआ, मतलब बहुत घाटा हो गया, और क्या आ गई, आर्थिक मंदी आ गई। तो इसका मेन रीजन क्या था, मोनोपोली। और इनरॉन स्कैंडल भी इसी से संबंधित था, इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने, 4.5
करोड़ लाख रुपए ऐसे समथिंग उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। तो इनलॉन स्कैंडल में भी यही था कि इन्होंने एक कंपनी थी मार्क टू मार्केटिंग से इन्होंने बैलेंस शीट में फर्जीवाड़ा करके इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। तो इस तरह से अगर आप मोनोपोली क्रिएट करोगे तो ऐसे ही आपको फ्रॉड या ऐसे स्कैम देखने को मिलेंगे। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आपको समझ में आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जो भी आपको इसमें गलतियाँ लगी। और थैंक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।